हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट जानेंगे। बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन जानेंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्यों जरूरी हुआ, इंटीग्रेशन क्यों कैसे डिफाइन हुआ, इन सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग पेन और पेपर लेकर के जो है और रेडी हो जाइए। एक एक कंसेप्ट और एक एक जो है थ्योरी जो मैंने लिखाऊंगा, जो रूल लिखाऊंगा, सारे रूल को आपको क्या करना है, सुनना है, समझना है और कॉपी में नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, मेरा बस एक ही पर्पस है कि कोई भी तरह के डाउट स्टूडेंट के अंदर में न रहे। अगर कोई डाउट है तो वो, अगर मेरी वीडियो देखने के बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, या हमारे स्पेशल व्हाट्सअप जो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 7367834008, इस नंबर पे आप जो है पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट इस नंबर पे कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देते हैं। और टीचर की तरफ कुछ ऐसे टीचर होते हैं कि नहीं, कॉल नहीं कर सकते हो, व्हाट्सअप नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। एक फ्रेंडशिप की जैसा आप जो है हमसे पूछ सकते हैं एनी डाउट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन को हम रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या होता है इंटीग्रेशन? जो होता है इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, हम इंटीग्रेशन को समझेंगे। इंटीग्रेशन क्या है? तो इंटीग्रेशन जो होता है ना, इंटीग्रेशन हमें एरिया अंडर कर्व देता है। क्या देता है? इंटीग्रेशन जो है वो हमें एरिया अंडर कर्व देता है। ठीक है, पहले क्या था कि हम सर्कल का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, सारे का एरिया हम फाइंड आउट कर लेते थे, लेकिन हमें कर्व का एक कर्व के अंदर का एरिया निकालने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन एक इंटीग्रेशन एक ऐसा एक गोल्डन चांस के रूप में हमें प्राप्त हुआ कि हम उसका सहारा लेकर के हम एनी कोई भी कर्व हो, दुनिया के कोई भी कर्व हो, उसके अंदर का एरिया निकाल सकते हैं। टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो, ऐसा ऐसे कुछ भी है, ठीक है ना, इसके अंदर का हम एरिया निकाल सकते हैं। ऐसा है, निकाल सकते हैं। ठीक है, और कर्व ऐसा है, निकाल सकते हैं। कोई भी कर्व है उसके अंदर का हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई कर्व ऐसा है, निकाल सकते हैं। कुछ भी, कोई भी कर्व, उसका अंदर का हम एरिया फाउंड और आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे वैज्ञानिकों ने देखा कि कोई इस तरह का कर्व है, ठीक है, और इसके बीच का हमें एरिया फाइंड करना है। तो उन्होंने कहा कि एक तो कर्व टेढ़ा है, एक सीधा अगर लाइन होता, इस तरह अगर लाइन होता, इस तरह अगर लाइन होता तो आसानी से इसका एरिया हम निकाल सकते थे। लेकिन इतना जो बच रहा है एरिया, इस एरिया को कैसे निकाला जा सकता है? इसका और इसका दोनों एरिया निकाल लेंगे तब तो एरिया अंडर कर्व में निकल पाएगा। ठीक है, तो उन्होंने एक रूल अप्लाई किया, उन्होंने माइंड में यही रूल अप्लाई किया, उसको मैं यहां बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर ये जो कर्व लाइन है, ठीक है ना, मानते हैं इसके एरिया अगर हम निकालने में दिक्कत हो रही है, तो एक उन्होंने रूल अपनाया। वो क्या था? उन्होंने बहुत सारे स्ट्रिप्ट में बांट दी, छोटा छोटा रेक्टेंगल में बांट दिया। ठीक है ना, बहुत सारा रेक्टेंगल में उसको बांट दिया, ऐसे ऐसे रेक्टेंगल में उसको वो बांट दिए। ठीक है, रेक्टेंगल में ऐसे ऐसे उन्होंने बांट दिया। और क्या किया? मानते हैं ये वाला रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, ठीक है, बहुत सारे रेक्टेंगल में बांट दिया उन्होंने। तो प्रत्येक रेक्टेंगल का वो क्या किया, उन्होंने एरिया निकाला। तो अब रेक्टेंगल के फर में आ गया तो इसका एरिया तो निकल सकता है। लेकिन उन्होंने जब सोचा कि बाकी जो ये वाला जो एरिया बच रहा है, ये वाला जो पर्सन बच रहा है, इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज करते हैं, एक रेक्टेंगल की संख्या को इंक्रीज करते हैं, तो ये वाला भी एरिया हम निकाल सकते हैं। क्योंकि मानते हैं थोड़ी देर के लिए
अगर हम एक स्ट्रिप लिए हमें इस तरह का, ठीक है, हमने स्ट्रिप लिया, ठीक है, इसमें से एक स्ट्रिप हमने लिया इतना, तो अगर हम इसको एरिया निकलना है, पूरा का एरिया निकलना है, तो इसको क्या करेंगे हम, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल में जिसको हम बांट देंगे, तो क्या होगा, ये हमारा जो एरिया जो बचा था, ये जो फालतू का जो एरिया जो हम नहीं निकल रहा था, वो भी एरिया हमें निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर हम चाहें इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल में अगर स्ट्रिप में काट लें और प्रत्येक एरिया चाहे तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मानते हैं फर्स्ट लाइन है, इसका लंबाई y1 हुआ, इसका लंबाई क्या है y2 हुआ, इसका y3 हुआ, y4 हुआ, y5 हुआ, y6 हुआ, डॉट डॉट करके, यानी n तक चला गया। क्या हुआ, n तक। तो उन्होंने कहा कि जब इसका एरिया निकालना था, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, मानते हैं। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो चौड़ाई है, इसको dx उन्होंने लिया, dx लिया, क्या लिया, dx लिया, dx लिया, dx लिया, dx लिया, dx लिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रत्येक का हम एरिया निकालना चाहें तो इसको ले सकते हैं। जैसे मानते हैं इस तरह का उन्होंने रेक्टेंगल प्राप्त किया, ये वाला चौड़ाई कितना है, dx है, और ये कितना है, तो y है, मानते हैं ये y1 है। इस तरह का बहुत सारे स्ट्रिप उन्होंने काटा, तो कहा कि प्रत्येक को उन्होंने ऐड करने किया, क्या किया, तो y1 लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, कोई भी रेक्टेंगल का चौड़ाई इतना हुआ, लंबाई उतनी, इसका एरिया निकलना है तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा l इंटू बी होता है। तो एक क्या है, b के फॉर्म में, और ये क्या है, l के फॉर्म में है, तो l इंटू बी के लिख सकते हैं y1 dx लिख सकते हैं। dx एक छोटा सा हमने जो चौड़ाई के रूप में काटा, उसको हमने dx माना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस, यानी ये 0 से लेकर के n तक उन्होंने वर्क किया, ठीक है, 0 से लेकर n तक, और y4 dx डॉट डॉट कर yn dx तक उन्होंने गया। तो प्रत्येक को अगर जोड़ देंगे हम, प्रत्येक को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, एरिया अंडर कर्व मिलेगा। ये क्या है, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा एरिया अंडर कर्व देगा, एरिया अंडर कर्व दिया। तो उन्होंने एक इसका एक सिंबल दिया, उन्होंने क्या दिया कि उसका एक सिंबल दिया। अगर हम प्रत्येक, अगर हम dx, अगर हम y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस डॉट 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 करके yn प्लस yn तक जाते हैं, और यहाँ dx कॉमन लेते हैं, ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। उन्होंने क्या किया, उसको सिग्मा के रूप में ऐड किया, सिग्मा, इसको बराबर उन्होंने लिखा सिग्मा x इक्वल 1 से लेकर के x इक्वल n तक, और yn dx, इस तरह का उन्होंने एक समीकरण दिया, इस तरह का उन्होंने समीकरण दिया। तो उन्होंने पाया, उन्होंने कहा कि हम इसको इस तरह लिखते हैं, अगर मानते हैं एरिया अंडर कर्व है, तो इस समेशन को, अगर हम समेशन को, समेशन में जो सम का जो सिंबल है एस, उसको अगर हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो एक हमारा कर्व लाइन मिलेगा। ये क्या है, कर्व लाइन है। एक कर्व लाइन को संकेत करेगा कि कर्व लाइन की अंडर का एरिया निकालने का एक सिंबल उन्होंने इस तरीका से अपनाया, और कहा कि इसको हम y x इक्वल 1 से लेकर y x इक्वल 1 से लेकर x इक्वल n तक, यानी इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, कोई इसका लिमिट नहीं है,
लिमिटेशन, एक लिमिट दिया है, तो लिमिट क्या है, लिमिट एक लिमिट नहीं है बल्कि एन तक चला गया है, ठीक है। तो उन्होंने दिया, तो उसको क्या किया उन्होंने, वाई एन को वाई मान लिया और डी एक्स को डी एक्स, और कहा ये हमारा इस तरह इंटीग्रेशन का उन्होंने एक रूल अपनाया, कहा कि यही इंटीग्रेशन जो है हमें एरिया अंडर कर्व देगा, अंडर कर्व देगा, ये इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व देगा। यहाँ पे जो x इक्वल 1 है और x इक्वल n है ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे होगा n इक्वल 1 से लेकर के n इक्वल n तक, ठीक है। n इक्वल 1 से लेकर के n इक्वल n तक जो है हमें क्या निकलना है, हमें y जो है ना y n dx बराबर इतना लिखा जा सकता है, उन्होंने कहा। इस पर एक हम इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंटल के रूप में, एक्सपेरिमेंट के रूप में एक एग्जांपल लेते हैं। मानते हैं कोई हम कर्व लाइन नहीं लेते, एक सीधी लाइन लेते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं कि रियली में उसका एरिया हमें सही एरिया निकल रहा है कि नहीं, इंटीग्रेशन के तौर पे, ठीक है। जैसे मानते हैं एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है, अच्छा उसमें हमने बताया था ना कि y dx, y क्या है, y एक कर्व लाइन है, y क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व लाइन है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व लाइन, इक्वेशन ऑफ कर्व लाइन है। वो कर्व लाइन के इक्वेशन प्राप्त होना चाहिए, y एक फंक्शन है, वो फंक्शन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो फंक्शन और वो फंक्शन x का फंक्शन होना चाहिए, y क्या है, y जो है फंक्शन ऑफ x भी है या इक्वेशन ऑफ लाइन है, y जो है फंक्शन ऑफ x है या इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है। तब हम आसानी से जो है उस जो लाइन है उस लाइन के अंडर का कर्व हम निकाल सकते हैं। तो मानते हैं ये वाला जो लाइन है, इस वाला ये लाइन हमारा मानते हैं y इक्वल x है, ठीक है। और यहां से एक हमने लाइन की, जैसे इसकी लंबाई हमें पता है कि इसकी लंबाई 0 से लेकर के 4 तक मानते हैं हम, एक इसको रेंज हमने लिमिट लगा दिया हमने, क्योंकि इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है ना, एक डिफिनिट एक इनडिफिनिट, ठीक है ना। तो इसको डिफिनिट के रूप में हमने दे दिया है, इसकी लिमिट फिक्स हो गया कि हाँ 0 से लेके 4 तक का जो पोजीशन है x के दिशा में, 0 से 4 तक का जो पॉइंट है उतना तक के बीच का एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो मानते हैं यहां से यहां तक कितना हो गया डिस्टेंस, इसका 4 हो गया, ठीक है। और इसका भी हमें डिस्टेंस, हमें इसका भी हम बोल दिए कि हमारा ए भी हमारा क्या है 4 है, ठीक है, ए भी हमारा 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले मानते हैं ट्रायंगल है जिसका यहां से यहां तक बेस 4 है और इसकी जो ऊंचाई भी 4 है, ठीक है। लेकिन हमको ट्रायंगल के फॉर्मूला पे इसका एरिया नहीं निकलना है, हमको इंटीग्रेशन के रूल पे एरिया निकलना है। तो इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, y dx, और एक लिमिट लगा है 0 से लेके 4 तक, इतना 0 से लेके 4 तक के अंदर का हमें इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, y बराबर जो है dx, y बराबर क्या है x है, तो यहाँ पे हम रखेंगे x dx, और 0 से 4 तक निकलना है। तो एक रूल होता है, क्या रूल होता है, एक इसका जनरल रूल होता है इंटीग्रेशन का, कोई भी फंक्शन दिया है, ठीक है, कोई भी फंक्शन दिया है x dx, तो इसका रूल होता है x की पावर, यहाँ पे n लगा है, मतलब ऐसा लगा हुआ है ना, x की पावर n है, ठीक है, और dx है, तो इसका रूल होता है x की पावर n+1/n+1, ये इंटीग्रेशन का रूल होता है, प्लस c लगा होता है, ठीक है,
प्लस कांस्टेंट लगा होता है। अगर इसमें लिमिट लगा हो तभी कांस्टेंट हट जाता है। कांस्टेंट क्या होता है? हट जाता है, और ये ऐसे हो जाता है, लिमिट यहाँ पे चला आता है। मानते हैं लिमिट लगा है ए, यहाँ बी, तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाता है। एक रूल होता है, ठीक है। तो इसको मैं बाद में बताऊंगा, और बताने से पहले ऐसा करता हूं, मैं पहले इसका एक कंसेप्ट देख लेता हूं, ठीक है। हमने क्या बताया था कि इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है। दो टाइप का होता है, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट, ठीक है। डेफिनिट का सिंबल ऐसे होता है y dx, और इसका सिंबल ऐसे होता है, सीधे होता है y dx, ठीक है। अगर हम थोड़ा देर के लिए y इक्वल हम फंक्शन लेते हैं, y इक्वल हम लेते हैं x, ठीक है, और इसमें भी y इक्वल हम लेते हैं x लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अप्लाई हो जाएगा, इसका जो हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, और y इक्वल, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a टू b x dx, ठीक है, हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा x की पावर, यहां पे y की पावर, y बराबर x की पावर n है। मानते हैं y बराबर क्या है? x की पावर n है। यहाँ भी y बराबर x की पावर n है, तो यहाँ भी y बराबर x की पावर n हो गया। तो एक रूल होता है, क्या होता है, जब ये हम इंटीग्रेशन जब हटाएंगे इसको, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर n को, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, और जो एक लिमिट लगा है 0 से a टू b, यहाँ a टू b हो जाएगा, और बराबर ये हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा b के पावर n प्लस वन, b के पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन माइनस a की पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। इस तरह का एक इसका फॉर्म मिलेगा, ठीक है। एक ये होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन में। लेकिन जब हम इंडेफिनिट में आएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन dx, ठीक, बस इतना हो जाएगा। सॉरी, n प्लस वन अब प्लस c, सिर्फ इतना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, और इसका ए आंसर हो जाएगा। बस इतना अंतर है। तो मैं इस ट्रायंगल को, एरिया को फाइंड करने के लिए पहले मैं कुछ बेसिक बता दिया हूं, ताकि उसके आधार पर इसका हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सके, ठीक है। तो ये जो हमारा इस ट्रायंगल का एरिया निकालना इंटीग्रेशन के आधार पे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ जब लिमिट लगाते हो जाएगा x की पावर, यहाँ पे क्या है, n की जगह पर 1 है, तो 1 प्लस वन बाई 1 प्लस वन, और यहाँ पे जो लिमिट लगा है, लिमिट 0 से क्या है 4 तक है, 0 से 4 तक के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। तो हो जाएगा x की पावर 2 बाई 2, और लिमिट हो जाएगा 0 से 4। तो ये हो जाएगा, पहले क्या रखेंगे, x की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर बाई 2, माइनस फिर x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। जब इसको करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा, तो 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 यूनिट। इसका आंसर हमें मिला, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, 8 यूनिट होगा। अगर आप मान दें जनरल तरीके से इसका एरिया निकालना चाहें तो जनरल तरीका से भी निकालिएगा तो इसका 8 यूनिट ही आंसर आएगा। जिससे देखिए हम जनरल तरीका से भी इस ट्रायंगल का एरिया निकाल करके आपको हम बताते हैं, ठीक है। यही ट्रायंगल दिया गया है, यही ट्रायंगल है, इसका बेस 4 है,
और जो है हाइट यानी ऊंचाई 4 है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल का जनरल सूत्र क्या होता है, एरिया ऑफ, इसको ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमको निकालना है, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बी एच, बेस इंटू हाइट यानी उसकी बेस क्या है और उसकी ऊंचाई क्या है। तो इसका बेस हमें कितना पता चला है 1/2 इंटू बेस कितना है 4 है, इंटू ऊंचाई कितना है 4 है, टू कर कितना जाएगा 4 टू जा 8 यूनिट हमें मिला है ना, एरिया मिल गया। तो इंटीग्रेशन के भी तौर पे हमने बनाया तो 80 यूनिट आया, और जनरल तरीका से ही बनाया तो 8 यूनिट आया। तो इससे साबित होता है कि एक एकदम इंटीग्रेशन का रूल एकदम सही रूल है, परफेक्ट रूल है, ठीक है ना। हमने एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा दिया। अब आइए हम इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक फार्मूला जानेंगे। इंटीग्रेशन में जो हम कांस्टेंट यूज करते हैं वो कांस्टेंट के क्या मायने हैं वो भी हम जानेंगे। वो कांस्टेंट क्या बताता है हमें, एरिया अंडर जो कर्व बताता है, कैसे एरिया अंडर कर्व होता है, सॉरी फैमिली ऑफ जो कर्व को शो करता है कांस्टेंट, ठीक है। देखिए क्या है ना कि जैसे हम इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल क्या सूत्र होता है, तो x की पावर n+1 बाई n+1 प्लस c ये होता है। अगर y इक्वल हम ले लें x की पावर, y इक्वल हम सिर्फ क्या लेते हैं x हम लेते हैं, ठीक है, y इक्वल हम x लेते हैं। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो लिखेंगे y dx बराबर इसको ले सकते हैं x dx बराबर इसको ले सकते हैं x², ठीक है, x²/2 लिख सकते हैं ना, प्लस हम क्या लिखते हैं c लिखते हैं। लेकिन पता होना चाहिए जो यहाँ x² है, y बराबर हम अगर x² देते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये x² क्या है, एक हमको कर्व का इक्वेशन है। y बराबर अगर देखा जाए ये x² हमें एक कर्व का इक्वेशन देता है। हम पहले से पढ़े हैं कि y बराबर x², एक क्या है, एक पाराबोला है। क्या है, एक पाराबोला, मतलब कैसा पाराबोला देता है, तो अपवर्ड पाराबोला का समीकरण होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमें ये हमारा देख x²/2 प्लस c कांस्टेंट लगा है। तो कांस्टेंट का मतलब है कि एक कांस्टेंट एक पूरा का पूरा फैमिली ऑफ कर्व को शो करता है, इसलिए शो करता है कि क्योंकि अगर मानते हैं ये हमारा जो है ना, अगर c का मान 0 होगा तो कर्व ऐसा होगा, अगर c का मान मानते हैं 1 होगा तो कर्व ऐसे होगा, अगर c का मान 2 होगा तो कर्व ऐसे होगा, अगर c का मान 3 होगा तो कर्व ऐसे होगा, c का मान -1 होगा तो कर्व ऐसे होगा। इस तरह जो है ना, इस सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा, इसीलिए हम जो है कांस्टेंट यूज करते हैं। और ये कांस्टेंट कभी कहाँ यूज होता है, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में यूज होता है। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटीग्रेशन के जितने भी सारे फार्मूले होते हैं इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक जो फार्मूला होता है, वो सारे बेसिक फार्मूला को हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो बेसिक फार्मूला में कौन कौन होता है, देखिए पहले हम पावर रूल के बारे में पढ़ेंगे। पावर रूल, जैसे में कोई फंक्शन दिया है, ठीक है ना, कोई फंक्शन है जिसका x के पावर n है dx है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा x के पावर n+1 बाई n+1 प्लस c, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, देखिए इसमें जो है ना, इसमें इस तरह का अगर फार्मूला हम लिखेंगे, अगर x के पावर n है तो n कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। n अगर निगेटिव हुआ तो इस फॉर्म में इसका फार्मूला नहीं होगा, ठीक है। अगर n हमेशा पॉजिटिव है, n हमेशा अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा,
यानी एन का मान -1 नहीं होना चाहिए। एन का जो मान है वो माइनस नहीं हो, यानी एन नॉट इक्वल टू -1। -1 छोड़कर बाकी एन का मान कुछ भी हो सकता है, -2, -3, -1/2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एन का मान -1 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? -1 नहीं होना चाहिए। तब जो है इस तरह का x के पावर n का इस रूप में इसका फॉर्मूला होगा। अगर -1 हो जाता है तब इस फॉर्म में इसका फॉर्मूला नहीं होगा, तब लॉग का यूज करना पड़ेगा। तब क्या करना पड़ेगा? लॉग यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ x के पावर -1 है। अब हम इसका जो है इसको हम इस फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, इसके लिए हम लॉग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? लॉग यूज करेंगे। लॉग मॉड ऑफ x इस तरह यूज करेंगे, लॉग मॉड x यूज करेंगे प्लस c, तब इसका एक फॉर्मूला हुआ। यहाँ पे है इंटीग्रेशन dx, सिर्फ dx है, यानी यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? तो 1 छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? तो 1 छुपा हुआ है। अब क्या करेंगे? यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx को हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0 dx, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0 + 1 बाई 0 + 1। क्या हो जाएगा? x की पावर 0 + 1 इन x की पावर 1 ही होगा बाई 1। x की पावर 1 क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इसीलिए जो है कभी भी अगर सिर्फ dx लगा हो तो उसका मान क्या हो जाता है? x हो जाता है। अगर हम देते हैं यहाँ पे 5dx, ठीक है, 5dx होता है, जो नंबर है जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा और सिर्फ हो जाएगा यहाँ पे dx, ठीक है। तो हम जानते हैं dx का मान कितना होता है? x होता है। तो यहाँ लिखेंगे 5 × x, यानी सीधे क्या हो जाएगा? 5x + c, ये आंसर हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पावर रूल से रिलेटेड फॉर्मूला। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल रूल। क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंशियल रूल। एक्सपोनेंशियल रूल में क्या करते हैं? e के पावर x dx है, इसका इंटीग्रेशन हमेशा e के पावर x + c होता है, याद रखेंगे। e की पावर x कोई दिया हुआ है एंड dx है, e की पावर x dx, यानी e के पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाता है e की पावर x बाई log a, और यहाँ हो जाता है कॉन्स्ट c, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 की पावर x इंटू 1/log a + c, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। जो log a है, log a को क्या पढ़ते हैं? अगर log a दिया है, इसको हम रीड करते हैं log बेस a, log बेस a पढ़ते हैं इसको, इस तरह से हम रीड करते हैं। क्या करते हैं? इसको हम रीड करते हैं, ठीक है, log बेस a इसको रीड करते हैं। तो ये हुआ हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। उसके बाद हम पढ़ेंगे कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल क्या होता है? कोई इंटीग्रेशन दिया है, कोई इस तरह का कोई फंक्शन है जिसमें कांस्टेंट लगा हुआ है। मानते हैं कोई फंक्शन हमारा f(x) है, ठीक है, उसके पहले हमारा कोई कांस्टेंट लगा है, कांस्टेंट को हम k से डिनोट कर रहे हैं और dx है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट हमेशा बाहर चला आता है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर हो जाता है और यहाँ पे हो जाता है f(x) dx, ठीक है। इस तरह होता है। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा k स्मॉल f(x) + c, ये होता है कांस्टेंट रूल, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सम एंड डिफरेंट रूल। क्या पढ़ते हैं?
डिफरेंट रूल, ठीक है। सम एंड डिफरेंट रूल क्या है? तो कोई दो फंक्शन है, दो फंक्शन सम के रूप में लिखा हुआ है, मानते हैं y बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स, इस तरह दिया गया है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y dx को लिखेंगे एफ एक्स, 12 जी देते हैं, एफ एक्स dx प्लस, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। और इस तरह dx लिख सकते हैं, बराबर ये हो जाएगा, इसको सेपरेट बाद में लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, ठीक है। इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तब ये बन जाएगा एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये इसको सम रूल कहेंगे, इसी का डिफरेंट रूल, इस सम हुआ, एक सम के रूप में, जोगफल के रूप में दिया रहेगा, एक सब्सट्रैक्शन के रूप में दिया रहेगा। एक सब्सट्रैक्शन के रूप में दिया रहेगा, y इक्वल एफ एक्स माइनस जी एक्स, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो y डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, इसको लिख सकते हैं सेपरेट रूप में, लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा छोटा एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स माइनस स्मॉल जी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में हम सम एंड डिफरेंट के रूप में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल में क्या डिफरेंट होता है, इंटीग्रल डिफरेंशिएशन एक साइड, उसका इंटीग्रेशन एक साइड, ठीक है। यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएशन जो है, एक साइड हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन लिखते हैं, और एक साइड हम लिखते हैं इंटीग्रेशन, लिखते हैं इंटीग्रल, लिखते हैं, ठीक है। हम x की पावर n को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हमें n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 मिलता है, ठीक है, मिलता है। अगर हम x की पावर n प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 1, ये मिलेगा, ठीक है। माइनस 1 प्लस 1 कट गया तो क्या बचा, n प्लस 1
इंटू एक्स की पावर एन, इतना बचा। अब हम पहले से जानते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, मतलब इसका जो हम इंटीग्रेशन किए तो इतना आया, फिर इसका डिफरेंशिएशन हम किए तो इतना आया, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इतना आएगा। यानी इसका इंटीग्रेशन हम किए, सॉरी इसका हम डिफरेंशिएशन किए तो डिफरेंशिएशन करने पर कितना आया, इतना आया। एक्स की पावर एन प्लस वन को जब हम डिफरेंशिएट किए तो एन प्लस वन इंटू एक्स की पावर एन आया। तो क्या किए, हम डिफरेंशिएट किए। लेकिन जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको एक्स के पावर एन प्लस वन प्राप्त होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा देर के लिए, फिर इसको मिटाते हैं। क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर x की पावर n का हम जब इंटीग्रेट करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये होता है n इन एक्स की पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन होता है, ठीक है। यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम किए तो कितना मिला, इतना मिला, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना मिलेगा, ठीक है। तो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो हम यहाँ जानेंगे। जैसे देखिए हम इसको क्या करते हैं, इतना वाला पार्ट को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। जो इतना पार्ट दिया है इसको क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद हमको इतना मिलना चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे, डी एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन और डी एक्स हमने लिख दिया। एक काम करते हैं, इसको ऐसा हम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, डी एक्स की पावर एन प्लस वन को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो करेंगे तो रूल क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी वो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं एन प्लस वन इंटू एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन, क्योंकि इस फॉर्म में हमको लिखना है, ठीक है। इतना लिख सकते हैं, बराबर ये क्या हो जाएगा, एन प्लस वन की पावर प्लस वन इंटू एक्स की पावर एन हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कट गया, इतना हो गया। एक काम करते हैं, यहाँ डी एक्स की पावर एन प्लस वन है, बाई है क्या है, डी एक्स है। तो जब हम एन प्लस वन को इधर लाएंगे, ये वाला पार्ट को जब हम इधर लाएंगे तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, एन प्लस वन आ जाएगा। इतना आ गया, इतना आ गया ना, बराबर इधर क्या बच गया, एक्स की पावर एन बच गया। यानी एक्स की पावर एन प्लस वन को जब हम डिफ्रेंशिएट किए, एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन को डिफ्रेंशिएट किए तो इतना मिला। अब फिर इतना को इंटीग्रेशन, इतना को जब इंटीग्रेट करेंगे तो फिर इतना मिलेगा। यानी इसका डिफ्रेंशिएशन इतना हुआ, इसका इंटीग्रेशन इतना होगा। ये मेरा कहने का थिंकिंग था, यही हमें पाना था, बुलाना था। यानी इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन किए हम तो क्या आया, हमको एक्स की पावर एन आया। इसको हम डिफ्रेंशिएट किए तो जब फिर अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें इतना मिलेगा, वापस इतना मिलेगा। इसीलिए रूल होता है कि x के पावर n बराबर n इंटीग्रेशन x के पावर n dx बराबर होता है x के पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन। हमने क्या बताया था कि x के पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना मिलेगा, और इतना को इंटीग्रेट करेंगे तो इतना मिलेगा। तो मिला कि नहीं, यहाँ मिल गया। इस चीज़ को हमको सेटिस्फेक्शन देना था,
बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मन में आता है कि सर ये एक्स के पावर एन डी एक्स को का फॉर्मूला इतना क्यों होता है। तो अरे हम आपको तो यहाँ प्रूव करके हमने बता दिया कि अगर हम एक्स के पावर, हमने यहाँ से रूल अप्लाई किया, एक्स के पावर एन प्लस वन को हम डिफ्रेंशिएट किया कि इसके रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कि हमको इतना मिला। हमको क्या मिला, एन प्लस वन इंटू एक्स के पावर एन प्लस वन माइनस वन मिला। माइनस प्लस कट गया, बच गया क्या, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एक्स के पावर एन बचा, इतना बचा। फिर क्या किए कि हम जो डी एक्स के पावर एन प्लस वन है उसमें हम क्या किए कि ये जो n प्लस वन लगा है इसको हम इसके नीचे हर मिला दिए, तो इधर क्या बचा, सिर्फ x के पावर n बचा, x के पावर n बचा। तो हम देख रहे हैं ना यहाँ पे x के पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमारा इतना बचा, इतना दिखाई दे रहा है ना। तो ये रूल होता है, इसीलिए होता है कि जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन मिलेगा, यानी x के पावर n को इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा n x के पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन, ठीक है। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना मिलेगा, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस होता है। अब तो समझ में आया हुआ लगता है हमें, ठीक है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका हम एक साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक साइड उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे में d साइन एक्स को x का डिफ्रेंशिएशन जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलता है cos x। क्या मिलता है, cos x मिलता है। अब फिर cos x का डिफ्रेंशिएशन, cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x मिलेगा। तो रिवर्स प्रोसेस होता है। इधर हम क्या करेंगे, cos x को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, sin x प्लस c मिलेगा, ठीक है। अगर हम cos x को डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो हम मिलता है माइनस साइन x मिलता है, ठीक है। और जब हम माइनस साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे सॉरी, जब माइनस साइन एक्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, माइनस साइन एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, यह हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यानी माइनस साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स मिलेगा। यानी इसको सीधे लिख सकते हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है। सीधे होता है कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, ये होता है, ठीक है। साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां ध्यान देंगे, डी कॉट स्क्वायर एक्स, डी टेन स्क्वायर एक्स या डी टेन एक्स, ठीक है। टेन एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, टेन एक्स को जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा, टेन एक्स जब टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, ठीक है। आज जब सेक स्क्वायर एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हम मिलेगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी मिलेगा, ठीक है। यानी रिवर्स प्रोसेस होता है।
जब हम कॉट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स मिलेगा। और जब हम कोसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो माइनस कॉट एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस कॉट एक्स मिलेगा। स्क्वायर एकदम उल्टा होता है। क्या होता है? एकदम उल्टा होता है। यहाँ पे कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होगा। और जब इसको कोसेक एक्स कॉट एक्स का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी हमें प्राप्त मिलेगा। उसी को एक डी ए के पावर एक्स डी एक्स को जब हम ए के पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ए के पावर एक्स लॉग ई बेस ए मिलेगा। जब हम लॉग ए के पावर एक्स लॉग ई बेस ए को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ए के पावर एक्स मिलेगा। ठीक है ना, रिवर्स होता है। और ए के पावर एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ए के पावर एक्स बाई लॉग ई बेस ए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम अगर ई के पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमें सिर्फ ई के पावर एक्स ही मिलेगा। ठीक है, और ई के पावर एक्स को हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ई के पावर एक्स प्लस सी ही मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा VBI जो है हमारा एक फार्मूला, डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अगर रहे लॉग एक्स, सिर्फ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसका हो जाएगा 1/x। क्या हो जाएगा? 1/x। और जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा log mod of x। log mod of x, यहाँ mod का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि log कभी भी नेगेटिव साइन के साथ नहीं लगता है, इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम log का यूज करते हैं। ठीक है, हम कभी भी नेगेटिव नंबर का log नहीं लेते। ठीक है, अब हम कुछ ट्रिगोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन और उसका इंटीग्रेशन हम जानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है, का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जैसे मैं ये आपको ट्रिगोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है, इसका एक साइड में क्या किया गया, एक साइड में इसका डिफरेंशिएशन, एक साइड में इंटीग्रेशन दिया गया। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो 1/√1 - x²। सभी का सभी कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे। और अगर 1/√1 - x² को जो इंटीग्रेट करेंगे तो साइन इनवर्स x प्लस हमें c प्राप्त होगा। ठीक है, फिर अगर हम कॉस इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/√1 - x² प्राप्त होगा। और -1/√1 - x² को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस इनवर्स x प्लस c हमें मिलेगा। ठीक है, अगर tan इनवर्स x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/1 + x² या 1/x² + 1 दोनों लिख सकते हैं। अगर 1/1 + x² को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें tan इनवर्स x + c मिलेगा। ठीक है, अगर हम cot इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमें -1/1 + x² मिलेगा। अगर -1/1 + x² को इंटीग्रेट करेंगे तो cot इनवर्स x मिलेगा। ठीक है, एकदम उल्टा प्रोसेस है। और यहाँ पे जो है सेक इनवर्स x है, तो सेक इनवर्स x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x√x² - 1 यानी 1/x × x² - 1 मिलेगा। अगर 1/x × x² - 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो सेक इनवर्स x प्लस c हमें मिलेगा। ठीक है, ये VBI जो ट्रिगोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन है। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन को मैं फार्मूला को जो हम कॉपी में नोट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा हमें याद हो जाए ताकि एग्जाम में हमें हेल्प मिले और कोई भी न्यूमेरिकल बनाने में हमें कोई समस्या प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देन आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो इतना पर मैं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।